12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 13, that is महात्मा गांधी and the national movement. और हमने इसमें इंट्रोडक्शन ले लिया था. वी डिड अंडरस्टैंड अबाउट फ्यू एस्पेक्ट जिनके बारे में हमने पहले बात नहीं कर रखी. स्पेसिफिकली अगर हम देखें कैसे जो हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी या ये टर्म महात्मा या मोहनदास करमचंद गांधी, हाउ डिड ही बिकम अ लीडर, वो पूरा हमने पढ़ा था कि फर्स्टली वो कैसे बीएचयू में गए थे एंड देन उसके बाद उन्होंने पहली बार वहां पे जो स्पीच दी थी जहाँ पे उन्होंने अपने, हम बोल सकते हैं, एम्स को क्लैरिफाई किया था समवेयर कि वो चाहते हैं कि नेशनल मूवमेंट एक ओवरऑल या ऑल इंडिया मूवमेंट बन जाए, है ना. सो दिस इज व्हाट वी कैन से somewhere made गांधी डिफरेंट एंड कहीं ना कहीं उनके जो इंटेंशंस थे मास मूवमेंट के वो अपने यहाँ से क्लियर हो गए थे. ओके सो अब इसके बाद जब हमें पता चल गया कि नाउ ही इज समथिंग एंड ही इज समबडी हु इज प्लानिंग टू समवेयर ब्रिंग मास मूवमेंट्स, तो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी जो इनको कहाँ पे मिली थी, दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन में मिली थी, जहाँ पे एक पीजेंट जो है यानी कि पेजेंट जो है वो चंपारण से आया था, चंपारण फ्रॉम बिहार, एंड ही टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द इंडिगो वर्कर्स, मतलब जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वो जो पेजेंट्स के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, या बहुत ज्यादा हम बोलेंगे सप्रेसिंग है और एक्सप्लॉयटेटिव है बेसिकली. तब गांधी जी थॉट कि नाउ यस वी आई शुड डू समथिंग रिगार्डिंग दीज ग्रुप ऑफ पीपल. तो क्या है, बाद में जब मास मूवमेंट करेंगे तो ये हमारे मूवमेंट में एड ऑन हो सकेंगे. ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सबसे पहला जो बड़ा मूवमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे मास मूवमेंट, वो होगा अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ महात्मा गांधी, एज आई सेड दैट ही स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण. हमने जो लास्ट चीज पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ी थी कि इंडिगो जो प्लांटर्स जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वहां के पेजेंट्स के साथ, उन्होंने आके बताया और बोला कि वी नीड योर हेल्प. तो गांधी जी, एज आई सेड, दिसंबर 1916 में सेशन हुआ था, 1917 में ये पहुंच गए थे चंपारण, and there he spent lot of his time and there he wanted somewhere कि peasants को हम help करें. He was giving the peasants, he was trying to obtain few rights for the peasants, जिसमें हम बोल सकते हैं peasant security of tenure as well as freedom to cultivate the crops of their own choice. हुआ क्या था, वहां पे जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, ब्रिटिश जो है वो फोर्सफुली उनसे इंडिगो ग्रो करवा रहे थे बिकॉज इंडिगो में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट था. बट इनिशियली तो पेजेंट्स मान गए थे, बट बाय दिस टाइम इनको रियलाइज हो गया था कि इंडिगो जो इंडिगो का एग्रीकल्चर है दैट इज नॉट गुड. एक तो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन जो उसके प्राइसेस हैं वो उनको इतने नहीं मिलते, ब्रिटिश मेन उससे प्रॉफिट लेते हैं, और एक बार अगर वो एडवांसेस ले ले ब्रिटिश से तो फिर वो उनको उन क्लचेस से निकलने नहीं देते और फोर्स करते हैं कि यू विल हैव टू ग्रो इंडिगो ओनली. तो एक तो इनको फ्रीडम चाहिए थे अपने मर्जी के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. स्पेशली ये लोग बोल रहे थे हम वीट या ऐसी चीज ग्रो करना चाहते हैं जिससे एटलीस्ट हमारी लिविंग तो चले, बट द ब्रिटिश वर नॉट अलाउइंग देम. और उसके ऊपर जो टेन्योर यानी जितने टाइम के लिए वो काम करें वो भी सिक्योर नहीं था, कभी भी उनको जो जिस लैंड पे वो काम करें वहां से निकाल दिया जाता था. सो फाइनली चंपारण में जो पेजेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुए आफ्टर गांधी जी डिड द 1917 सत्याग्रह इन चंपारण. नेक्स्ट ईयर जो है 1918 में हम देखेंगे गांधी जी वाज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन द होम स्टेट गुजरात. First, he intervened in the labor dispute in Ahmedabad, demanding better working conditions for the textile mill workers. Then he joined the peasants in Kheda in asking the state for the remission of taxes following the failure of harvest. तो हमारे पास 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है अपने को, चंपारण, and then we need to
रिमेंबर अहमदाबाद एंड खेड़ा एज वेल। ये दोनों कौन से एरिया में है, हमें पता है गुजरात में है। तो गुजरात में हमें पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल वगैरह स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे भी जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की वो अच्छी नहीं थी, वेजेस अच्छे नहीं थे। जिन फैक्ट्रीज में वो काम करते थे वहां पे कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं थी। तो वो अपने बेटरमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे, बट उनकी डिमांड सुनी नहीं जा रही थी। तो फिर वापस से जो ये गांधी जी हैं ये यहाँ पहुंचे, इन्होंने इनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया, बिकॉज ऑफ विच फ्यू ऑफ देयर डिमांड्स वर आल्सो एक्सेप्टेड। देन ही वेंट टू खेड़ा, जहाँ पे जो पेजेंट्स है खेड़ा के, वो लोग अगेन उनका ना हार्वेस्ट फेलियर हो गया था उस टाइम पे, उस ईयर। तो वो गए थे ब्रिटिश के पास रिक्वेस्ट करने की, या तो हमारे टैक्सेस रिड्यूस करो या उसको माफ कर दो, मतलब जस्ट लीव द taxes for this year because harvest ही fail हो गया, तो how will we pay the revenue and the taxes? But obviously British did not listen to them. तो again गांधी जी ने उनका भी support किया था and उनकी भी थोड़ी सी problems जो है वो reduce हो गई। So here we need to understand कि अभी वो क्या कर रहे हैं, उस section को involve करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, उनके लिए काम कर रहे हैं जिनको ज्यादातर इग्नोर किया गया था और जिनको गांधी जी चाहते हैं कि मास मूवमेंट में मेजर रोल प्ले करें आगे। सो ये जो हमारे कैंपेन्स है ये जो हमारे जितने भी ये मूवमेंट्स कर रहे हैं, दीज आर, हम बोल सकते हैं रीजन स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि भाई चंपारण में सिर्फ जो पेजेंट्स इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते थे या जो इंडिगो प्लांटेशन में काम करते थे उनके लिए यहाँ पे किया था। उसके बाद अहमदाबाद में इन्होंने टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। देन उसके बाद इन्होंने खेड़ा के पेजेंट्स के लिए किया था। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ रीजन में ही और कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही इन्होंने ऐसे क्या किए थे, मूवमेंट्स किए थे। बट धीरे धीरे ये जो इन्होंने मूवमेंट्स किए थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे वी विल सी व्हाट हैपेंड वाज दैट गांधी जी now became, you can say, a leader in India as well, and he was marked out as a nationalist with specially deep sympathy for the poor। मतलब अब नेशनलिज्म की ये सब की बातें तो कर ही रहे हैं, फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की, बट इसके साथ साथ उनको ऐसे देखा गया एज अ लीडर ऑफ पुअर, एज अ लीडर हु इज ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज समवेयर नॉट लिविंग इन दैट मच ऑफ गुड कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोले, 3 मूवमेंट्स हुए थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में। ये होने के बाद गांधी जी को लीडर के साथ साथ इस तरीके से भी देखा गया जो गरीबों के लिए, पेजेंट्स के लिए, इन सब के लिए भी वर्क करना चाहते हैं और इनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। उसी टाइम पे थोड़े, पर जैसे कि मैंने बोला ये लोकलाइज स्ट्रगल्स थे। लोकलाइज स्ट्रगल्स मतलब क्या हुआ, एक एक एरिया का था या एक एक पर्टिकुलर रीजन का था। अभी यहाँ पे इंडिया की नेशनलिज्म या इंडिया की फ्रीडम वाली बात नहीं आई। अभी यहाँ पे सिर्फ आया कि खेड़ा में क्या दिक्कत थी, अहमदाबाद में क्या दिक्कत थी, या फिर चंपारण में क्या दिक्कत थी वहां के पुअर लोगों को, और इन्होंने हेल्प कर दिया। अब हम देखेंगे एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी हो रही है। वो कैसे, 1919 में क्या हुआ था, जो कॉलोनियल रूलर्स हैं उन्होंने, हम बोलेंगे कि गांधी जी को एक तरीके से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दी जिससे कि वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वाज दैट, वी नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 से लेके 1918 तक चला था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पे जब भी वॉर चलता है तो कुछ स्पेसिफिक पावर्स वहां की जो एरिया वॉर में इन्वॉल्व है उनको दे दी जाती है, ताकि वो फ्रॉम इंटीरियर जो है अपनी कंट्री के अंदर की साइड से उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स या ज्यादा चीजें हैंडल ना करनी पड़े, क्योंकि वो वॉर में इन्वॉल्व है। तो जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। ब्रिटिश ने प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर हमें प्रॉब्लम लगेगी तो हम किसी को डाल सकते हैं जेल में विदाउट ट्रायल। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर 1918 में। अब इनको लगा कि हम क्या करें, क्योंकि हम ये वाले जो हमने सेंसरशिप प्रेस पे लगाई थी और डिटेंशन विदाउट ट्रायल करा था, ये तो अब अलाउड नहीं होगा क्योंकि वॉर एंड हो गया। तो अब लोगों की जो भी सिविल राइट्स है वो सारी उनको वैसे मिलनी चाहिए। और उनको पता ही था कि इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन और लोग जो है गुस्सा हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी रीजंस थे। कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया के सबसे पहले इन्होंने टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, इनकम टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी थी, क्योंकि वो खुद वॉर लड़ रहे थे जिसमें इंडिया डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थी, पर क्योंकि इंडिया उनके अंडर थी इसलिए इंडिया को उस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, वो इंडिया के लोगों को विलेज में जाके जबरदस्ती उनको सोल्जर्स बना रहे थे कि हमारे लिए लड़ो। तो और खाने पीने की उस टाइम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह भी इंडिया में आ गई थी, तो इंडिया के लोग वैसे ही इनसे डिससैटिस्फाइड थे। वो सोच रहे थे इंडियंस की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो सकता है कुछ चीजें ठीक हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ब्रिटिश ये सोच रहे हैं कि अगर जो हमने सेंसरशिप ऑफ प्रेस और जो डिटेंशन है, अगर ये हमने पूरी तरीके से हटा लिया तो हमारे अगेंस्ट वापस से कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए। तो इन्होंने क्या की, एक कमिटी बैठाई। इस कमिटी के जो हेड थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इनके नाम पे ये एक्ट बनेगा। इन्होंने बोला कि ये जो टफ मेजर्स हैं ये हमें कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो है उन्होंने इस टाइम पे एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट, अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दिया था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अब ये जो एक्ट पास था क्लास, इफ यू ऑल रिमेम्बर वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस, इस एक्ट में ये था कि किसी भी अगर ब्रिटिश इफ दे हैव डाउट दैट एनी ऑफ द इंडियन, मतलब वो पॉलिटिकली एक्टिव है और पॉलिटिकली कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है विच ब्रिटिश कंसिडर रॉन्ग, मतलब एक तरीके से उनके अगेंस्ट, तो वो उसको विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। ठीक है, मेन इसका प्रोविजन ये था इस रॉलेट एक्ट का, और आर्म्स नहीं रख सकते, ये सारी चीजें। तो ये जो कमिटी थी इसमें कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने बोला था ये एक्ट सही नहीं है, पर उन्होंने रॉलेट ने और जो ब्रिटिश है उन्होंने सुनी नहीं कोई बात और इस एक्ट को सीधा एनेक्ट कर दिया। कब, 1919 में। तो अब 1919 में क्या हुआ, जब ये रॉलेट एक्ट लगाया गया, सारी जगह क्या हो गया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही थी। पीपल वर नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू पुट समबडी बिहाइंड द बार्स, या आप कैसे जेल में एक इंडियन लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को डाल सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, ना कोई केस चला ना कुछ, सीधा आपने जेल में डाल दिया। तो पूरे जो टाउन्स है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, वो उस टाइम पे एकदम ऐसे लगा कि इस रॉलेट सत्याग्रह में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शॉप्स बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, उन्होंने जैसे बंद का कॉल कर दिया था कि भारत बंद, जैसे हम बहुत बार अपने टर्म सुना होगा, तो यहाँ पे बंद कर दिया था कि हम इसके अगेंस्ट है, किसके, जो रॉलेट एक्ट है। जो प्रोटेस्ट हो रही थी यहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्प्रेड हुई थी पंजाब में, जहां पे क्योंकि बहुत सारे मेन जो है यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश की साइड से वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको क्या लग रहा था कि हमें तो रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि भाई आप लड़ रहे थे, आपके तरफ से हमने लड़ाई की, ठीक है, और हमने आपको हर तरीके से सपोर्ट किया, तो अब जब वॉर एंड हो गया तो आपको तो हमें रिवॉर्ड करना चाहिए हमारी सर्विस के लिए, बट आप तो इसकी जगह रॉलेट एक्ट लगा रहे हो। तो इसीलिए जो पंजाब में लोग हैं दे वर रियली एंग्री एंड डिससैटिस्फाइड विद दिस एक्शन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, स्पेशली ये जो सर सिडनी रॉलेट ने जो एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था इस टाइम से, पहले वाले को कंटिन्यू करके और जो पॉइंट्स रखे थे। अब गांधी जी को है, उनको ही वॉज डिटेन्ड व्हाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब, जब वो पंजाब जा रहे थे उनको रोक लिया गया था, एंड बहुत सारे जो लोकल कांग्रेसमैन है उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी, कहाँ पे,
अमृतसर में। अमृतसर में हम अब इसी का क्लाइमेक्स पढ़ेंगे जो होगा, मतलब मेन ये जो सारे इंसिडेंट हो रहे हैं जिससे लोगों के अंदर गुस्सा भर रहा है, और एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा अप्रैल 1919 में, जहां पे जो एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर है उन्होंने ट्रूप्स को एक नेशनलिस्ट मीटिंग पे डायरेक्टली क्या करने को बोल दिया, फायर करने को बोल दिया। नाउ लेट अस, आई थिंक ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो हुआ कैसे था। वील जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट। हमें पता है कि अप्रैल की जो हम बात करते हैं 13th अप्रैल विच इज व्हेन द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मेनी ऑफ द इंडियंस केम टू दिस पर्टिकुलर गार्डन, जलियांवाला बाग में आए थे, जिसमें कुछ लोगों ने क्या किया था कि ज्यादातर जो आसपास वाले थे जिनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हो गया था, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ हमें पता है, मार्शल लॉ इज बेसिकली वैसे लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल करने का पावर होता है वो पुलिस के पास होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ था कि अब मार्शल लॉ लगा दिया गया था। नाउ एक बार देख लेते हैं क्यों लगा दिया गया था, क्योंकि बहुत दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये जो दो लोग हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको क्यों अरेस्ट किया, तो जलियांवाला बाग में कुछ लोग तो इस चीज को डिस्कस करने आए थे रॉल एक्ट के अगेंस्ट, और ये जो दो लीडर्स हैं इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है इसलिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस बैसाखी के सेलिब्रेशंस के लिए आए थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, जिसके पास पावर था, जो मिलिट्री ऑफिसर था, उसने मेन एंट्री से एंट्रेंस लिया और उसने वहां से सीधा अपने ट्रूप्स को क्या ऑर्डर किया कि आप क्या कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली शूट करो। ठीक है, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 400 पीपल वर किल्ड एंड मेनी वर इंजर्ड, बट इंडियन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मतलब जो बाकी अपने पास एविडेंस है तो उसमें थाउजेंड के अराउंड नंबर है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था। पीपल गॉट रियली एंग्री। हमें पता है कि बिकॉज दे सेड दैट जो वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो हाउ कैन यू कम एंड डायरेक्टली शूट देम। और ये वाले जो मतलब जो जनरल डायर है उन्होंने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट अ टेरर अमंग द इंडियंस कि आगे से ऐसा कोई ये प्रोटेस्ट और ये जो इतना ज्यादा बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करे ऐसा ना करे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस मैसेकर एक्चुअली एनरेज्ड पीपल, और लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था बिकॉज वो अचानक से उन्होंने ऑर्डर किया था शूट करो, लोगों के पास बाहर जाने की जगह नहीं थी, बीच में वेल था, कहीं पे लोग उन्होंने जंप किया। एंड स्टिल नाउ इफ यू गेट अ चांस टू विजिट अमृतसर, वहां पे जो गार्डन है उसमें बहुत मार्क्ड है कि कैसे बुलेट के प्रूफ है, वहां पे बुलेट्स के निशान है कि कैसे अचानक से लोगों को इस तरीके से मारा गया था। एंड अब क्या हुआ, ये रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट सत्याग्रह है दैट मेड गांधी जी ट्रूली अ नेशनल लीडर, क्योंकि लोग अब फॉलो करने लग गए थे उनको एज द लीडर ऑफ द नेशन। ठीक है, और इसमें वैसे रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था, इंडियंस जो है जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो इंडियंस ने वापस से ब्रिटिश बिल्डिंग्स वगैरह पे अटैक करने लग गए थे। ब्रिटिश ने वापस रिटेलिएट किया जिसमें उन्होंने इंडियंस को बहुत इंसल्ट की, ह्यूमिलिएट किया कि अपनी नाक जो है वो जमीन पे रखो, सलाम करो एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और थोड़ी वायलेंस हो भी गया था बिकॉज जो ब्रिटिश है वो वायलेंस भी अब अगेंस्ट यूज कर रहे थे फॉर द इंडियंस। तो फाइनली गांधी जी ने ये रॉलेट सत्याग्रह जो कॉल ऑफ कर दिया, और उनको कुछ अपना ये पता चल गया कि अगले मास मूवमेंट के लिए हमें क्या चीजें हैं जो इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे कि रॉलेट एक्ट ज्यादातर टाउन्स वगैरह में ही ज्यादा प्रिवेलेंट था, तो हमें अब और मतलब इंडिया, ऑल ओवर इंडिया इसको करना है, कैसे लोगों को बताना है कि हम कैसे मूवमेंट को आगे करेंगे। ठीक है, अब फिर भी ये जो एक्ट है सत्याग्रह, और ये जो सत्याग्रह है ये काफी हम बोल सकते हैं स्प्रेड आउट था एज कंपेयर टू द अर्लियर मूवमेंट्स। तो इसमें जो सक्सेस हुई उससे फिर गांधी जी को लगा कि अब हम एक कोई और बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
अब इंडियंस जो है वो, अब यहाँ पे जब हम नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड डिटेल पढ़ेंगे, इफ यू ऑल रिमेम्बर गांधी जी की कुछ आइडियोलॉजीज थी। ही रोट अ बुक इन स्वराज इन 1909 जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ब्रिटिश हमारे ऊपर सिर्फ इसीलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करें तो ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। दिस वाज हिज आइडियोलॉजी। इसीलिए उन्होंने तो ये बोला था अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो विद इन 1 ईयर क्या ब्रिटिश का रूल इंडिया के ऊपर से एंड हो जाएगा और अपने पास सेल्फ रूल आ जाएगा। बट ठीक है, नॉट इन 1 ईयर, बट एटलीस्ट ही स्टार्टेड विद दिस कैंपेन बिकॉज हिज आइडियोलॉजी वाज कि इफ वी डोंट कॉपरेट with the British they will not be able to rule us। ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए हम पे रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उनसे कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये आइडियोलॉजी लेके उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। इन्होंने बोला कि जो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना उनसे आप डिसएसोसिएट हो जाओ। कैसे? स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स अटेंड मत करो, कॉलेजेस मत अटेंड करो, लॉ कोर्ट्स मत अटेंड करो, उनको टैक्सेस मत दो। तो समवेयर वो बोल रहे हैं सारी चीजें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड उनसे आप क्या करो, उनसे आप यू जस्ट नीड टू मूव आउट ऑफ दैट। ओके, एंड देन अलोंग विद दिस इन्होंने ये बोला कि अगर नॉन कॉपरेशन को हम इफेक्टिवली, इसको अगर मूवमेंट को हम अच्छे से चला पाए तो हम जो है स्वराज, एज आई सेड, ही सेड विद इन अ ईयर वी विल बी एबल टू ऑब्टेन दिस स्वराज। बट एक और चीज थी, इन्होंने जब ये नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया था तो ये चाहते थे कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाए। तब इन्होंने सोचा कि ये चाहते हैं इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करे। एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट था क्या? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो हमें पता है कि हारी हुई कंट्रीज को ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जीती हुई कंट्रीज के साथ। तो अब क्या हुआ कि जो ऑटोमन टर्की है वो हार गए थे। ऑटोमन टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, तो उनसे जो ट्रीटी साइन करवाई थी, जो भी कंट्रीज जीती थी उन्होंने उनसे ट्रीटी जो साइन करवाई थी उसमें जो कैलिफ के पावर्स हैं वो बहुत कम हो गए थे। नाउ कैलिफ जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं होते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के वो ही वाज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल लीडर एज वेल। तो मतलब वो ये बोल रहे थे कि जो कैलिफ है उसको उनके जो पावर्स हैं या उनको जो आपने पावर्स लेके उनको ह्यूमिलिएट किया उस चीज को अनडन करो। और ये जो ऐसे मूवमेंट थे ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे थे। ठीक है, सारे मुस्लिम्स इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे कि हाउ कैन यू इंसल्ट आवर स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड टेम्पोरल, मतलब उनके पास जो पॉलिटिकल पावर्स वगैरह थे वो भी आपको वापस उनको देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही एक मूवमेंट इंडिया में भी चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, जिससे वो यही बोल रहे थे कैलिफेट को रिस्टोर करो। ठीक है, कैलिफ के पावर्स को वापस दो। और पूरे, मैंने बोला जितने भी फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए मूवमेंट कर रहे थे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, और ये बेसिकली दे हैव आल्सो टोल्ड अस द नेम ऑफ द टर्किश रूलर केमल अटैटुर्क। ठीक है, तो अब ये जो लीडर हैं इनके जो पावर ले लिए गए थे और जो कैलिफ की जिस हिसाब से जो इनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, जो इंसल्टिंग कंसिडर कर रहे थे सारे मुस्लिम्स, इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलेटिंग, इसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो इंडिया में भी ऐसा एक मूवमेंट चल रहा था। और ये जो हमारा मूवमेंट है जो इंडिया में चल रहा था इस टाइम पे, दिस इज व्हाट वी विल कंसिडर that this movement somewhere was very dominant in India also। और ये कौन सा मूवमेंट था, इंडिया में चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। इसके दो मेन लीडर्स थे, दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो ये डिमांड जो कर रहे थे, गांधी जी ने सोचा अगर हम जो अपनी नॉन कॉपरेशन वाली डिमांड्स हैं, जो हम अपनी नॉन कॉपरेशन वाली डिमांड्स हैं, जो हम
ब्रिटिश के सामने रखेंगे उसमें अगर हम खिलाफत मूवमेंट की डिमांड्स भी रख ले और मुस्लिम्स को भी बोले कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन अ बिग फॉर्म पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो हमारा मूवमेंट जो है ऑल इंडिया मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की मेजर सेक्शन जो है दोनों हिंदू मुस्लिम वो और बाकी भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन को खिलाफत मूवमेंट के साथ ऐड कर लेते हैं और खिलाफत मूवमेंट में जो जो पॉइंट्स है उसको हम जैसे ब्रिटिश के सामने जो भी डिमांड्स रखेंगे उसमें खिलाफत मूवमेंट की जो डिमांड्स है वो भी क्या करेंगे, वो भी हम सामने रख देंगे। ठीक है, किसके सामने? ब्रिटिश के सामने। जब ये मीटिंग हुई, इन्होंने फाइनली डिसाइड किया, तो जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो क्या हो गया? लॉन्च हो गया। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी बिग मूवमेंट। ठीक है, एक दिस बॉक्स इज हियर, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस बॉक्स। जो अपना खिलाफत मूवमेंट है 1919 से 1920 के बीच में, जैसे कि मैंने बोला इंडियन मुस्लिम्स में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो इसके मूवमेंट में सबसे आगे लीडर्स थे। और जो मैंने बोला जो टर्किश सुल्तान है जिसको खलीफा भी बोलते हैं, इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, उनके पावर्स को वापस से उनको देने के लिए लोग बोल रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर जो है जिसको जजीरत उल अरब के हिसाब से जो टर्म दिया जाता है, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप मुस्लिम्स के जितने भी पावर्स हैं या उनका कंट्रोल जो है वो वापस से कैलिफ को दे दिया जाए, ताकि वो इस्लामिक फेथ है रिलीजन और उससे रिलेटेड उनके इस चीज उनके पावर्स कम नहीं होने चाहिए। तो फिर कांग्रेस ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को और महात्मा गांधी ने वापस से एज आई सेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इसके पॉइंट्स को ऐड कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये मूवमेंट जो है ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो इट वाज अ बिग मूवमेंट समवेयर फॉलोड इन वेरी बिग वे इन इंडिया। ठीक है, देन हम ये देखेंगे अलग अलग सेक्शन ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया था, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद द क्लास इन अ नेक्स्ट पीरियड। जैसे कि गांधी जी ने बोला था वैसे ही लोगों ने अब किया, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस में, लॉयर्स ने टाउन्स और सिटीज में काम करने से मना कर दिया। जो ऑफिशियल हम अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो उस टाइम पीरियड में 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में। 1921 में जनवरी में ही स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पे 396 बार स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में। ऑफिशियल ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, बाकी तो और कितनी हुई होगी, जिसमें अराउंड हम बोल सकते हैं 6 लाख वर्कर्स थे एंड लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज। और कंट्री साइड जो है वहां पे भी लोग डिससैटिस्फाइड थे, स्पेशली जो नॉर्दर्न आंध्रा के, उन्होंने फॉरेस्ट लॉस को अवॉइड किया। इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने पढ़ा था गोदम ट्राइब्स के बारे में, हमने अलूरी सीताराम राजू लीडर थे वहां के, उनके बारे में पढ़ा था कि वो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में कैसे पार्टिसिपेट किया था। अवध के जो फार्मर्स हैं उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया। जो एक जगह है कुमाऊं, वहां के जो पेजेंट्स हैं उन्होंने बोला हम ब्रिटिश ऑफिशियल के लोड्स वगैरह कैरी नहीं करेंगे। और मूवमेंट्स जो है, ये जो मूवमेंट्स है बहुत बिग फॉर्म में एंड इन अ बिग वे इट वाज you can say carried on by many people, local nationalist leaders भी इस टाइम पे बहुत, मतलब हर छोटी छोटी जगह पे लीडर्स डेवलप हो गए थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं इसमें पेजेंट्स, वर्कर्स, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड सारे लोग जो है अगेन एंड अगेन यही बोल रहे थे कि दैट वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश बिकॉज वी वांट देम टू गो आउट ऑफ आवर कंट्री। बट एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि जितने भी लोग बोल रहे थे ना कि हमें नॉन कोऑपरेट, हमें ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, वो उसको अपने ही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। जो गांधी जी ने बोला था या जो कांग्रेस चाहती थी वैसे नहीं कर रहे थे, अपने इंटरेस्ट को जो उनको सूट कर रहा था उसके हिसाब से वो कर रहे थे। जैसे कि हम कुछ पेजेंट्स की अगर बात करें तो वो खुद ही बोल रहे थे कि हम है ना ठीक है टैक्सेस और नहीं देंगे, हम जो लैंड है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम
ब्रिटिश से नॉन कॉपरेट नहीं करे, पर ऐसा तो कुछ कांग्रेस ने बोला ही नहीं था नॉन कॉपरेशन के टाइम पे। उसी तरीके से कहीं जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो भी खुद ही काम छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कि हमें अपने एरिया में पता नहीं लैंड मिलेगा फ्री, और जो ट्राइबल ग्रुप है वो जो फॉरेस्ट लॉज है उनको वायलेट कर रहे थे, और वो तो थोड़ा बहुत वायलेंस भी यूज कर रहे थे बिकॉज दे सेड कि ब्रिटिश ऐसे समझने वाले नहीं है। तो वो गांधी जी को बाकी चीजों में फॉलो कर रहे थे, बट वो जो लीडर्स थे वो बोल रहे थे नहीं, ब्रिटिश के लिए पीसफुली हम या नॉन वायलेंस के थ्रू उनको समझाया नहीं जा सकता, तो वायलेंस यूज कर रहे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर यूज कर रहे थे, छुप के आ रहे थे, अटैक करके जा रहे थे, ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम थी, और फिर ब्रिटिश भी उनको वायलेंटली हैंडल कर रहे थे। बट इस मूवमेंट में हम देखेंगे मेन प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझ रहे थे, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो अपने हिसाब से स्टेप्स ले रहे थे, और वो सोच रहे थे कि हम इस तरीके से नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे आगे गांधी जी इसको एज अ लेसन लेंगे कि बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मास मूवमेंट उनको लोगों को समझाना जरूरी है कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, स्वराज कैन ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, and we will try to finish this topic in a continuation. So this is it for now. If you have any doubt relating to whatever we have covered till now, just don't hesitate to ask, and now we will meet in the next class. So if you have any doubt, come back with your doubts and we'll discuss and solve it.